सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में ठोस अवस्था भौतिकी अपनी पुस्तक चल रही है। इसमें धातुओं में चालन अपना टॉपिक है। इसमें आज हम फर्मी-डिराक वितरण फलन, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊष्मा चालकता, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊष्माधारिता एवं धातुओं की ऊष्मा चालकता टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्मी-डिराक वितरण फलन से। तो फर्मी-डिराक वितरण फलन जो है वो किसी ऊर्जा स्तर E में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है और इसे निम्न व्यंजक द्वारा दर्शाते हैं। Fe = 1/e⁻ EF/kBT+1। यहाँ आपका E जो है वो ऊर्जा स्तर है, EF जो है वो फर्मी स्तर की ऊर्जा है, KB नियतांक है, T ताप है। अलग अलग तापों के लिए फर्मी-डिराक वितरण फलन जो है वो निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। यहाँ आपके पास दो वक्र प्रदर्शित हैं। पहला जो है वो जो फर्मी ऊर्जा से कम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के लिए है और दूसरा जो है वो फर्मी ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा के लिए है। तो पहला जो वक्र है वो T=0 केल्विन ताप पर फर्मी ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा के लिए दर्शाता है। इसके लिए फर्मी-डिराक वितरण फलन का जो मान होता है वो 1 होता है। और दूसरा जो चित्र है ये T=0 केल्विन पर फर्मी स्तर की ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर के लिए वक्र को दर्शाता है। इसके लिए फर्मी-डिराक वितरण फलन का जो मान होता है वो 0 होता है। अर्थात परम शून्य ताप पर वे सभी क्वांटम स्तर जो फर्मी ऊर्जा स्तर से नीचे हैं वे भरे हुए होते हैं तथा वे क्वांटम स्तर जो फर्मी ऊर्जा स्तर से ऊपर हैं वे खाली है। अतः फर्मी ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो भरे हुए ऊर्जा स्तरों की अधिकतम ऊर्जा है। T=0 केल्विन पर उक्त तापों के लिए फर्मी फलन में बहुत कम परिवर्तन होता है। उच्च तापों पर फर्मी ऊर्जा EF के निकट जो फर्मी फलन होता है उसका मान गिरना शुरू हो जाता है और जब किसी ऊर्जा स्तर में ऊर्जा जो है वो फर्मी स्तर की ऊर्जा के बराबर हो जाती है यानी E=EF, उन वक्रों के लिए फर्मी वितरण फलन का जो मान होता है वो 1/2 होता है। अतः फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा है जहाँ ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की जो प्रायिकता होती है वो 1/2 होती है। अब फर्मी ऊर्जा EF का जो मान है इस मान से फर्मी ताप और फर्मी वेग जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त करते हैं। फर्मी ताप को हम TF से दर्शाते हैं और फर्मी वेग को हम VF से दर्शाते हैं। तो फर्मी वेग जो VF हो तो सामान्य गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv² ऊर्जा E। ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। इस फॉर्मूले से आप जानते हो बिल्कुल साधारण गणना है और 1/2 mv²F EF लिख दिया तो यहाँ से VF का मान आपको मिल गया √2EF/m। यहाँ m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसी प्रकार यदि आपको फर्मी ताप का मान ज्ञात करना है तो EF = kBTF हो जाएगा और TF का जो मान है वो EF/kB आ जाएगा। यहाँ kB जो है वो बोल्ट्जमान नियतांक है। तो इस प्रकार आसानी से फर्मी ताप और फर्मी वेग के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। हम स्पेशली सोडियम के लिए फर्मी ताप और फर्मी वेग ज्ञात करें तो सोडियम के लिए EF का जो मान होता है वो 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये EF का मान इस फॉर्मूले में, इन दोनों फॉर्मूले में रखने पे हमें फर्मी वेग जो है वो मिल जाता है VF = 1.1 × 10⁶ मीटर/सेकंड। बाकी तो नियतांक ही 2 का 2 है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हम जानते हैं। EF का मान हमें दे दिया तो इस प्रकार VF का मान मिल जाएगा 1.1 × 10⁶ मीटर/सेकंड। इसी प्रकार फर्मी ताप के लिए TF = EF का मान हमें दे रखा है और KB बोल्ट्जमान नियतांक है, इसका मान रख देंगे। तो ये मान रखते TF जो है वो मिल गया 37.1
00 केल्विन। तो इस प्रकार सोडियम के लिए फर्मी ताप और फर्मी वेग के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के लिए तापीय गुणधर्म। इन तापीय गुणधर्मों में हम ऊष्मा चालकता और ऊष्माधारिता लेंगे। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक आदर्श गैस की तरह मानने पर गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत का उपयोग कर धातुओं की ऊष्मा चालकता एवं ऊष्माधारिता की गणना कर सकते हैं। तो पहले अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊष्मा चालकता पर। माना धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो x अक्ष की ओर गति कर रहे हैं एवं x दिशा में कणों का जो फ्लक्स है वो 1/2 NVx होगा। यहाँ फ्लक्स से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड में कणों की संख्या है। n जो है वो कणों की सांद्रता है, अर्थात इकाई आयतन में कणों की संख्या है। 1/2 का प्रयोग जो है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो हम मान रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन x दिशा में गति कर रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में भी इतने ही फ्लक्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर सकते हैं, इसलिए 1/2 का लिया गया है। अब हम एक कण की गति पर विचार करते हैं जो ताप T + ΔT के क्षेत्र से ताप T के क्षेत्र में गमन करता है। तो कण द्वारा दी गई ऊष्मा जो होगी वो C ΔT होगी। यहाँ C जो है वो कण की ऊष्माधारिता है और टॉय जो है औसत समय है, ये आपके नीचे फॉर्मूले में है। तो ΔT का जो मान आ जाएगा वो dT/dx λx आ जाएगा। तो dT/dx λx की जगह आ गया Vx टॉय। टॉय औसत समय है टक्करों के मध्य का। इस प्रकार आपके नेट ऊष्मा ऊर्जा का जो फ्लक्स आएगा और उसका मान आएगा वो मान दोनों दिशाओं के लिए आ जाएगा। Q = का N Vx² जो औसत मान है C टॉय dT/dx बराबर -1/3 N V² C टॉय dT/dx। 1/3 जो है वो तीनों दिशाओं के लिए लिया गया है, x, y, z, x उसके हिसाब से वर्ग माध्य वेग है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है Vx² की जगह। और लैम्डा का जो मान है वो V टॉय रखा है, Cv का मान N है। इस प्रकार ये सारे मान लिखने पे हमें Q का मान मिल जाता है। Q बराबर -1/3 Cv V लैम्डा dT/dx। इसको हमने समीकरण 2 ले ली है। समीकरण 2 की जो तुलना है वो एक लंबी छड़ में प्रवाहित ऊष्मीय फ्लक्स जिसमें तापीय प्रवणता dT/dx है से करते हैं। तो हमें Q का मान मिल जाता है -K dT/dx। समीकरण 2 और 3 से यदि हम K का मान ज्ञात करें तो K बराबर 1/3 Cv V लैम्डा मिल जाती है। इसे हमने समीकरण 4 दे दिया है। तो समीकरण 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊष्मा चालकता को दर्शाती है। अब हम इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊष्माधारिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चिरसम्मत सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन गैस के समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अतः प्रत्येक संयोजी धातु के लिए ऊष्माधारिता का जो मान होता है वो Cv बराबर 3/2 NkB होता है। यहाँ N जो है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता है और Kb का जो मान है वो होता है बोल्ट्जमानियतांक। लेकिन Cv का जो प्रायोगिक मान है वो इस मान यानी 3/2 NkB से लगभग 100 गुना कम होता है, यानी 0.01 गुना होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन का जो फर्मी डिराक सांख्यिकी इसका जो कारण है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन गैस का जो ताप है उस ताप को T बढ़ाने पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है वो केविटी कोटि की ऊर्जा प्राप्त न कर केवल वही
इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करते हैं जो फर्मी ऊर्जा के पास केवीटी प्रास में स्थित ऊर्जा स्तरों में होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो केवीटी कोटि की ऊर्जा प्राप्त कर उच्च खाली ऊर्जा स्तरों में गमन कर जाते हैं। अतः सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो है वो EF यानी फर्मी ऊर्जा के बराबर होने चाहिए। अतः किसी ताप T पर संपूर्ण n इलेक्ट्रॉनों के स्थान पर kBT/EF भाग ही उत्तेजित होकर ऊष्माधारिता में सहयोग करता है। संपूर्ण ऊष्मा जो है वो सहयोग नहीं करती है। अतः प्रत्येक उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो है वो 3/2 kBT ऊर्जा ग्रहण करता है। ये 3/2 kBT ऊर्जा जो है वो गैसों के अणुगति सिद्धांत से आया है, आपके थर्मोडायनेमिक्स से। तो इस प्रकार ग्रहण की गई कुल ऊर्जा जो है वो हो जाएगी U बराबर n kBT/EF 3/2 kBT। इसको हमने हल कर लिया है साधारण तरीके से। ऊपर की संख्या ऊपर गुणा हो गई, नीचे की नीचे हो गई। अब नीचे जो है आपका EF, इसका मान रख दिया kBTF होता है, इसलिए सामान्य तौर पे रख दिया है। और KB, एक KB जो है वो ऊपर और नीचे से कैंसिल हो रहा है, तो परिणामी रूप से आपका U का मान मिल रहा है 3n kBT²/2TF। तो इस प्रकार यदि ऊष्माधारिता का मान ज्ञात किया जाए तो यह CV बराबर dU/dt हो जाएगा। तो U का मान रख के हल करने पे CV ऊष्माधारिता जो है उसका मान मिल रहा है 3n kBT/TF। यहाँ CV का मान जो है वो U का T के सापेक्ष अवकलन करने पे प्राप्त हो रहा है। तो सामान्य अवकलन है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 मिल जाती है हमें। तो फर्मी डिराक वितरण फलन एवं फर्मी ऊर्जा स्तर पर ताप के प्रभावों को भी यदि गणना में शामिल कर लेते हैं, अभी तक हमने शामिल नहीं किया था, तो समीकरण 1 जो है ये हमें निम्न रूप में प्राप्त हो जाती है। CV बराबर π²/2 n kBT/TF। आप ये देख रहे हो 3 की जगह π²/2 मिला है हमें, तो ये मान आपको डायरेक्टली याद रखना है। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ऊष्माधारिता जो है वो ताप का फलन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊष्माधारिता जो है वो ताप के समानुपाती होती है। अब हम चलते हैं धातुओं की ऊष्मा चालकता पर। हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ऊष्मा चालकता जो है वो K बराबर 1/3 CV λV होती है। यहाँ लैम्डा का मान V टॉय है, CV जो है ऊष्माधारिता है, लैम्डा माध्य मुक्त पथ है, V वर्ग माध्य मूल वेग है और टॉय जो है वो विश्रांति काल है। एवं ऊष्माधारिता CV जो होती है वो होती है π²/2 n kBT/TF। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमने अभी पिछले टॉपिक में देखा है। लेकिन यहाँ जो है वो फर्मी स्तर के इलेक्ट्रॉन ही प्रभावी रहते हैं, इसलिए फर्मी स्तर के इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो EF बराबर 1/2 mvF² होती है, जिसका मान kBTF होता है। तो समीकरण 2 से CV का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ से ये जो CV का मान है पूरा मान यहाँ पे रख देते हैं। तो K के मान के अंदर 1/3 तो आपका आ गया, ये CV का मान आ गया, लैम्डा V की जगह मैंने VF ले लिया है, फर्मी स्तर के इलेक्ट्रॉनों का वेग। तो इसको हल कर लिया है और फाइनली हल करते करते लैम्डा का मान VF टॉय रख दिया है, और इसको फाइनली साधारण गुणा भाग है आप कर सकते हो आसानी से करके समीकरण 4 पे पहुंच गए। तो समीकरण 4 जो है वो विद्यमान फ्रिंज के नियम के अनुसार प्राप्त होती है। इस प्रकार विद्यमान फ्रिंज के नियमानुसार यदि धातु का जो ताप है वो अत्यधिक निम्न नहीं है तो ऊष्मा चालकता एवं विद्युत चालकता का जो अनुपात है वो ताप के समानुपाती होता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ऊपर ताप T ऊपर है, एवं समानुपाती नियतांक जो है वो धातु विशेष पर निर्भर नहीं करता है। अब यदि K और सिग्मा का अनुपात ज्ञात किया जाए, सिग्मा जो है वो चालकता है, विद्युत चालकता है, और इसका मान
हमने पीछे पढ़े हैं, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है 11-12 में, इस पुस्तक में भी पीछे है। सिग्मा का मान जो है वो NE² टॉय EF/m होता है और K का मान हमारे पास समीकरण 4 में है। तो K और सिग्मा दोनों के मान रख के हल कर लेते हैं। तो हल करके हमें ये तो सारा नियतांक में मिल जाता है। K/सिग्मा जो है वो T के समानुपाती मिल गया। इस प्रकार लॉरेंज संख्या L का जो मान है वो मिल जाता है K/σT 1/3 πkb/e²। तो ये आपका विद्यमान फ्रेंच का जो नियम है वो है। अति निम्न तापों पर लॉरेंज संख्या जो है L, इसका मान कम होता जाता है। तो ये अपना आज का मैटर था। थैंक यू।